हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? अच्छा से तैयारी कीजिए और अच्छा मार्क लाने का प्रयास कीजिए। आज हम इक्विवेलेंस क्लास जो पढ़ाए थे इससे पिछले लेक्चर में, तो उसी का हम एक थ्योरम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या थ्योरम है। अब यहाँ पर थ्योरम लिखा हुआ है, इफ़ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर। देन प्रूव द फॉलोइंग, तब जो लिखा हुआ है उसी को प्रूव करना है। नीचे फर्स्ट नंबर में क्या प्रूव करना है? ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, मतलब यह जो ए जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का एलिमेंट है। और सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है? एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। प्रूव करना है कि दो इक्विवेलेंस क्लास जो है वो या तो डिसजॉइंट होगा या आइडेंटिकल होगा। दैट इज़, डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यह डिसजॉइंट का मतलब हुआ। और आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? या तो ए बराबर बी हो। यही हमको सिद्ध करना है। इसमें यह बोला गया है कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट ही होगा। डिसजॉइंट मतलब दोनों में या तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हाँ, इक्वल का मतलब क्या हुआ? या तो सारा चीज़ कॉमन आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन, तो गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन दैट R is an equivalence relation on a set A। सेट A पे R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। So R must be reflexive, symmetric and transitive। ठीक है स्टूडेंट, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हमें ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लासों पे ये हमको दिखाना है। तो फर्स्ट नंबर हम प्रूव करते हैं। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, चूँकि आर जो है रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वी हैव, हम पाते हैं ए बिलोंग्स टू आर। यही रिफ्लेक्सिव का गुण होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर में अगर मौजूद है तो इसी को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब? ए इज़ रिलेटेड टू ए। इसको क्या लिखा? ए इज़ रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एलिमेंट ए है, ये ए जो एलिमेंट है ये रिलेटेड है ए से। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर उन सारे एलिमेंट को लिखते थे जो ए से रिलेटेड हो। यहाँ पर एक बार और ध्यान दीजिए क्या बोला हमने। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर उस एलिमेंट को लेना है जो ए से ही रिलेटेड हो। तो यहाँ पर ए जो है ए से रिलेटेड है, इसका मतलब यह हुआ यह जो ए है यह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर मौजूद है। ठीक है, जैसे हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज रिलेटेड टू ए,
एक्स अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर है तो एक्स से रिलेटेड होगा ए से, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर उस एलिमेंट को ही लेना है जो ए से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर ए जो है, यह ए जो है ए से रिलेटेड है, तो इसी के आधार पे हमने लिखा ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर प्रूव हो गया। अब सेकंड नंबर इसको प्रूव करते हैं। इसको स्टूडेंट उतार लीजिए, इसको अब मिटाते हैं। सेकेंड नंबर, let us consider two equivalence classes of A and B। लेट अस कंसीडर, हमने दो इक्विवेलेंस क्लास ए और बी माना, ठीक है, ए एंड बी। यहाँ पर हमने क्या माना, ए और बी दो इक्विवेलेंस क्लास है। तो हमें क्या प्रूव करना है इन दोनों में, या तो यह दोनों इक्विवेलेंस आइडेंटिकल होगा, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी बराबर 5 होगा, या तो दोनों आइडेंटिकल होगा, मतलब इक्वल ही होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हमने क्या बोला था। इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वह एक सेट होता है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो एक सेट बन के आता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का सेट हुआ। एक बात समझ लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, एक प्रकार का सेट है, मतलब एलिमेंट के समूह को ही सेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेट के बारे में हमने क्या बोला था, दो सेट बराबर तभी होगा जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो। इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है, तो सेट के बारे में हमने यह बोला था कि दो सेट बराबर कब होता है, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो। जैसे ए और बी कोई दो सेट लिया, ठीक है, ए और बी दो सेट है, तो यह दोनों बराबर कब होगा, जब ए भी बी का सबसेट हो और बी भी सबसेट हो ए का, तब हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यह दोनों एक सेट हो गया, तो दोनों के एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे, ठीक है, तब वह आइडेंटिकल होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या लिखते हैं, वी may say, ठीक है, we may say either इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, इक्विवेलेंस क्लास सबसे पहले समझिए कि वह एक सेट है, ठीक है। जहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास की बात आए तो ध्यान रखना कि इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है। क्या लिखा, या तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 नहीं होगा, यानी दोनों में कुछ कॉमन आएगा। एक बार ध्यान दीजिए, दो सेट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, दो सेट के बारे में हम यही बोल सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों में कुछ कॉमन होगा या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दो सेट के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, या तो दोनों में कुछ कॉमन होगा या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहीं पर यहाँ पर वह ये तो लिखा है,
या तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई मतलब खाली, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई नहीं है, यानी दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। अब केस 1, इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, हमने अनुमान लगाया कि या तो दो सेट इस प्रकार का होगा या तो इस रूप में होगा। केस 1 में क्या माना, यदि इस रूप में है यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू फाई है, तो ये डिसजॉइंट का रूप फॉलो किया, यानी ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, यदि इस रूप में होता है तो ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पर लिखना है देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था, या तो डिसजॉइंट होगा या तो आइडेंटिकल होगा। यहाँ पर डिसजॉइंट दिखा दिया, अब आइडेंटिकल दिखाने का प्रयास करते हैं। केस 2, इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, फाई नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है। फाई मतलब खाली सेट होता है। ठीक है, मतलब दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि सारा एलिमेंट ही कॉमन आना चाहिए, यानी दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है। देन वी हैव टू शो दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो दोनों को ही इक्वल दिखा देना है, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब यही होता है, दोनों सेट बराबर हो जाना चाहिए। केस 1 में इसको उठाया था तो यहाँ पर प्रूव हो गया था, यही दिखाना था। केस 2 में हमने इसको उठाया तो हमें क्या सिद्ध करना है, अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। नो, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या माना कि कोई एलिमेंट x है। ठीक है, कोई एलिमेंट हमने x माना जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इम्प्लाइड x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इंटरसेक्शन को हटाएंगे, एंड को यूज करना है, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x जो है बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंडर, तो ये x से रिलेटेड होगा a से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा x इज रिलेटेड टू a एंड x से बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b के अंदर, तो x से b से रिलेटेड होगा, x इज रिलेटेड टू b। इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहाँ पर हम साइमेट्रिक का यूज करते हैं। एक्स ए बिलोंग्स टू आर है तो हम लिख सकते हैं ए एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर साइमेट्रिक है। इम्प्लाइड ए एक्स बिलोंग्स टू आर ने लिखा। ठीक है, एंड एक्स बी बिलोंग्स टू आर, इसका लिखना है सिंस आर इज साइमेट्रिक, जो कि गिवन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बी बिलोंग्स टू आर, इस पेयर का लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी होल्ड कर जाएगा। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने क्या किया था,
यदि ए बी आर में मौजूद है एंड बी सी आर में मौजूद है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हम क्या बोल लिखते हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। यही ट्रांजिटिविटी होता है। ठीक है, इस पेयर का लास्ट एलिमेंट और इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम मिल रहा है, तब हमने क्या लिखा, ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका और इसका सेम मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका लिखना है सिंस आर इज ट्रांजिटिव। जो कि गिवन में दिया हुआ है। अब ऊपर का मिटाते हैं, इसको उतार लीजिए। ए बी बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट, ए बी आर में मौजूद है तो हम बोल सकते हैं कि बी ए भी आर में मौजूद होगा, क्योंकि आर सिमेट्रिक है। इसको हमने स्टार माना, इसका आगे यूज होगा इसीलिए हमने इसको स्टार माना। ए बी आर में मौजूद है, बी ए भी आर में मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको दिखाना, हमको प्रूफ क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। हमको मेन यही प्रूफ करना है, दोनों इक्वल दिखाना है। तो दोनों इक्वल दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। सबसेट दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे, अगर कोई एलिमेंट हमने x इसके अंदर लिया, ठीक है, x एलिमेंट कोई जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए से लिया, अगर हम इसको दिखा देंगे कि ये x जो है b में भी मौजूद है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम दिखाते। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। y जो एलिमेंट लिया वो कौन से लिया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर। डेट इज y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, y कहाँ का एलिमेंट है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का। अगर हम दिखा दें कि ये y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b के अंदर भी मौजूद है तो ये a जो है b का सबसेट हो जाएगा। सबसेट के बारे में हमने क्या बोला था, a को b का सबसेट तब कहेंगे यदि a में जो भी एलिमेंट आया हो वो b से ही आया हो। y a में है, अगर हम दिखा देंगे कि y b में भी मौजूद है तो यह जो a जो है b का सबसेट हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं y बिलोंग्स टू a है, तो इसका मतलब हुआ कि y रिलेटेड होगा a से, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a के अंदर है तो y रिलेटेड होगा ना इसे। इम्प्लाइड y a बिलोंग्स टू r लिखा, इसको हमने लिखा y a बिलोंग्स टू r एंड स्टार में क्या दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू आर। इस जगह लिखना है फ्रॉम स्टार। अब यहाँ पर देखिए y a r में मौजूद है एंड a b r में मौजूद है, तो हम बोल सकते हैं कि y b r में मौजूद होगा। ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रहा है यहाँ पर। इम्प्लाइड y b बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइड y इज रिलेटेड टू b। y जो है यहाँ पर b से रिलेटेड है, इसका मतलब यह है y जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b के अंदर है। ठीक है, इसका लिखना है सिंस r इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यहाँ पर यूज किया है। y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक एलिमेंट a से लिया था, दिखा दिया y जो है b में भी मौजूद है तो ये a जो है b का सबसेट हो जाएगा। डेट इज
equivalence class of A is a subset of equivalence class of B. इक्वेशन फर्स्ट। अब हम कोई एलिमेंट B से लेंगे, ठीक है, कोई एलिमेंट हम B से लेंगे और दिखा देंगे A में भी मौजूद है। अब इसको जस्ट उल्टा एक सबसेट दिखाना पड़ेगा तभी इक्वल होगा। अगेन मतलब पुनः हुआ, पुनः हमने माना लेट Z be an arbitrary element of equivalence class of B, ठीक है। यहाँ पर हमने Z जो माना, यह Z कहाँ का एलिमेंट है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B का एलिमेंट है। डैट इज Z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, ठीक है। Z B का एलिमेंट है, तुमने लिखा Z B के अंदर है। इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B के अंदर है तो Z रिलेटेड होगा B से। इसको स्टूडेंट उतार लीजिए। Z रिलेटेड है B से, यानी ZB बिलोंग्स टू R एंड स्टार में क्या दिया हुआ है? BA बिलोंग्स टू R फ्रॉम स्टार, ठीक है। ZB बिलोंग्स टू R एंड BA बिलोंग्स टू R, तो ZA बिलोंग्स टू R होगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिविटी गुण होल्ड कर रहा है। इम्प्लाइड ZA बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। इम्प्लाइड इसको हमने लिखा Z इज रिलेटेड टू A। Z है रिलेटेड A से, Z क्या है? रिलेटेड है A से। इसको हम लिख सकते हैं Z बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A के अंदर। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A के अंदर उस एलिमेंट को लेना है जो A से रिलेटेड है। यहाँ पर A से Z रिलेटेड है तो Z इसके अंदर मौजूद होगा, यही हमने लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, Z हमने B से एलिमेंट लिया था, दिखा दिया Z A में भी मौजूद है। डैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज ए सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। यह प्रूव हो गया क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का सबसेट हो रहा है, A बराबर B हो जाएगा। तो यहाँ तक यह थ्योरम प्रूव हुआ स्टूडेंट। यह थ्योरम जो हमने बताया यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। इसको तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट इसको उतार लीजिए अच्छा से। बेसिक काइंड ऑफ रिलेशन। यहाँ पर काइंड होगा, बेसिक काइंड ऑफ रिलेशन। कुछ रिलेशन के अदर प्रकार भी पढ़ते हैं। हमने बेसिकली रिलेशन जो पढ़ा है वह रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव और एंटी साइमेट्रिक। तो कुछ अदर रिलेशन भी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस सबको, क्योंकि अभी
अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछ रहा है। 100 में मैथ में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें 50 बनाने के लिए दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हो उसको तैयार कीजिए ऑब्जेक्टिव में, उस फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा फर्स्ट में, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ए रिलेशन आर, दिखा नहीं रहा है इसमें, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, that is R subset of A cross A is called identity relation. For all A belongs to A, we have, हम पाते हैं ओनली ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। ठीक है, सेट ए पर कोई रिलेशन आर है, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, रिलेशन है तो वह सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल का मतलब यही हुआ, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, वी हैव, हम पाते हैं ओनली ए बिलोंग्स टू आर, सिर्फ ए ही आर में मौजूद होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हमने बताया है और आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पर बता रहे, दोनों जो है ना लगभग सेम ही है। अंतर क्या है, इसमें ओनली का यूज हो रहा है और रिफ्लेक्सिव में ओनली का यूज नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ओनली का यूज हो रहा है, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट लिया, तो इसका हम एक रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले इसका ए क्रॉस ए करेंगे, ए क्रॉस ए बराबर, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने पढ़ा लिया है, इसको जल्दी कर लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहाँ पर देखिए, ए क्रॉस ए से हमने कोई एक रिलेशन बना रहे। सेट ए में टोटल कितना एलिमेंट है, 1 2 3। सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट है। सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जितना भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, वो सारा एलिमेंट पेयर वाइज में होना चाहिए, सेम एलिमेंट के रूप में। जैसे 1 है, 1 पेयर वाइज के रूप में होना चाहिए सेम एलिमेंट, मतलब दोनों एक ही एलिमेंट होना चाहिए। 2 है, 2 का पेयर वाइज 2 2 के रूप में होना चाहिए। 3 का पेयर वाइज 3 3 के रूप में होना चाहिए। सिर्फ यही तीनों होना चाहिए रिलेशन के अंदर। जैसे 1 1 लिखा, 1 1, ठीक है, 2 2 3 3। ये जो रिलेशन बना, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, ये जो हमने रिलेशन बनाया, ए क्रॉस ए से जो एलिमेंट लिया, 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया। सेट में 3 एलिमेंट लिया था और तीनों एलिमेंट इस रूप में दिखा दिया, ए बिलोंग्स टू आर। सिर्फ ए ही आर में मौजूद होगा, यानी 1 1 2 2 और 3 3 सिर्फ इसी रूप में एलिमेंट होगा रिलेशन के अंदर। और रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव के बारे में बोला था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर में मौजूद है। यहाँ वहाँ पर ओनली का यूज नहीं किया गया था,
यहाँ तक इसको रिफ्लेक्सिव भी बोलेंगे और आइडेंटिटी भी रिलेशन है। अगर हम कोई एलिमेंट 1 3 और इसमें से डाल दिया, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बोला था। इसके अलावा ए क्रॉस ए के अंदर से कुछ एलिमेंट लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो रिफ्लेक्सिव के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए क्रॉस ए के अंदर से अगर कुछ और भी एलिमेंट इसके अंदर डाल देंगे तो वह रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइडेंटिटी के बारे में हमने क्या बोला, अगर हम आइडेंटिटी के लिए कोई एलिमेंट 2 1 उठा दिया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ इसी रूप में होना चाहिए, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी रिलेशन है। विच इज आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। एक और हमने कोई रिलेशन उठाया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। यह जो रिलेशन होगा यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी के लिए सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा एलिमेंट, तो ये आइडेंटिटी होगा। अगर इसके अलावा और एलिमेंट लिख दिया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव होगा। यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसके लिए हम लिखते हैं विच इज नॉट आइडेंटिटी बट इट इज रिफ्लेक्सिव। इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूज नहीं करना है। इसको हम अच्छा से समझा दिए, एग्जांपल बता दिए, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। आइडेंटिटी है तो वह कन्फर्म रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जैसे यहाँ पर R2 में देखिए, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर ये R1 रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी है। अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव कन्फर्म होगा, और अगर जस्ट उल्टा रिफ्लेक्सिव अगर है तो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन है तो वह रिफ्लेक्सिव होगा ही। और इसका अगर हम रिवर्स बोलें, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वह आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर यह रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है बट लेकिन आइडेंटिटी यह नहीं है, इसीलिए हमने रिवर्स उठा के इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं। नोट में हमने क्या लिखा, एवरी आइडेंटिटी relation is reflexive but every reflexive relation is not necessarily आइडेंटिटी। इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वह आइडेंटिटी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कन्फर्म नहीं कर सकते कि वह आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसको उतार लीजिए। आज का पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। और आप सभी स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं
वो इसका अच्छा से लाभ उठा सकें। और इसके बाद हम जो है ना, ये पूरा रिलेशन चैप्टर ख़त्म होगा तो हो सकता है मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। आप सभी बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइएगा, ठीक है स्टूडेंट, ताकि जो स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट है, मतलब जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो वो मेरे माध्यम से अपना फ़ायदा यूज कर सकें। थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।